Hello everyone, welcome you to our YouTube channel Smart Study Approach. आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यानी पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे डिटेल्स में कि पाचन तंत्र क्या है, उसमें कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं, वह भोजन को कैसे पचाते हैं, कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम डीप में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र अंगों का एक समूह है. क्या है? ग्रुप है, यानी समूह है जो भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब, ठीक है, अवशोषित को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करता है. यह प्रक्रिया जिसे पाचन कहा जाता है. किसे कहा जाता है? जो भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य करता है, यह प्रक्रिया जिसे पाचन कहा जाता है. भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ती है, ठीक है, जिन्हें शरीर ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग करता है. किसके लिए? यानी ऊर्जा यानी एटीपी फॉर्मेशन के लिए, यानी ऊर्जा के लिए, वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए, और मरम्मत के लिए. ठीक है, जो हमारे टिश्यू है या फिर जो सेल्स है, मसल्स है, उनकी मरम्मत के लिए उपयोग कर सकता है. आपने देखा कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है या वो क्या है. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें उसके मुख्य भाग और उनके कार्य क्या है. पहला है पाचन. जो हमारा है पाचन तंत्र को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है. किन में? दो मुख्य भागों में. सबसे पहला है हमारा आहार नाल, जिसको हम एलिमेंट्री कैनल भी बोलते हैं या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. यहाँ पर क्या? गैस्ट्रो और इंटेस्टाइनल, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़कर वर्ड बना है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. अब यहाँ पर बोला गया है कि यह एक लंबी, ठीक है, आहार नाल की बात की गई है, यह एक लंबी कुंडलित नली होती है जो मुंह से, कहां से? मुंह से शुरू होकर गुदा यानी एनस पर समाप्त होती है. इसमें निम्नलिखित अंग शामिल है. अब जो हमारा आहार नाल होता है उसके अंदर भी बहुत से अंग प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर हम उन अंगों की बात करेंगे कि वो कौन कौन से अंग है. सबसे पहला है मुख, इंग्लिश में हम बोलते हैं माउथ. पाचन की शुरुआत यहीं से होती है. कहां से? हमारे मुख से. ठीक है, दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में चबाते हैं और लार, जो हमारा जो सलाइवा होता है, भोजन को गीला और चिकना बनाती है. ठीक है, लार में एमाइलेस, जो हमारी लार होती है जो हमारे भोजन को चिकना और गीला बनाती है, उसमें कौन सा ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये होता है? तो अमाइलेस. अमाइलेस जो होता है वो एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को पचाना शुरू करता है. ठीक है, जो हमारा जो फूड होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च. ठीक है, तो जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है स्टार्च, उसको पचाना शुरू करता है कौन? जो हमारा एमाइलेज एंजाइम होता है, यहाँ पर उसकी बात की गई है ना स्टूडेंट. अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रसनी. ये हमारा जो आहार नाल है उसी का ही पॉइंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ग्रसनी. ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स भी बोलते हैं. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेरिंग्स. यह मुंह और नाक के पीछे स्थित एक गुहा होती है. किसके पीछे? हमारे मुंह के और नाक के पीछे स्थित एक गुहा होती है. यह भोजन और हवा, किसको? भोजन और हवा दोनों के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करती है. ठीक है, किसके लिए? यहाँ पर भोजन और हवा के लिए. ग्रास नली या फिर जो हमारे ईसोफेगस है, यह एक पेशी नली होती है जो ग्रसनी को आमाशय यानी स्टमक से जोड़ती है. ठीक है, किसकी बात की गई है? ग्रास नली की, यानी जो हमारा ईसोफेगस होता है उसकी. क्रामाकुंचन, जो पेरिस्टेलाइसिस होता है हमारा, नामक पेशी संकुचन की तरंगों के माध्यम से जो भोजन ग्रास नली से नीचे आमाशय तक जाता है. कहाँ से जाता है? जो हमारी ग्रास नली होती है वहां से कहा जाता है नीचे आमाशय तक. ठीक है, ये जो हो गया हमारा ग्रसनी का कार्य हो गया, या फिर हमारी ग्रसनी की डिटेल हो गई. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो है आमाशय, यानी जिसको हम स्टमक भी बोलते हैं. अब जो हमारा आमाशय है उसकी बात करेंगे कि यह एक जे आकार का थैला होता है. ठीक है, क्या होता है? थैला, जो भोजन को
किसको? भोजन को अस्थायी रूप से, मतलब जो हमारा भोजन है वो प्रॉपर परमानेंटली स्टेबल एक जगह नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, उसे आंशिक रूप से पचाता है। किससे? आंशिक, ने आंतरिक भी बोल सकते हैं उसको, आंशिक रूप से पचाता है। आमाशय की दीवार में ग्रंथियां होती है। क्या होती है? आमाशय की जो दीवार होती है उसमें ग्रंथियां होती है जो गैस्ट्रिक रस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का स्त्राव करती है। ठीक है, गैस्ट्रिक रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नामक एंजाइम और म्यूकस होता है। किसके अंदर होता है? यहाँ पर हमारी बात की गई है जो हमारा आमाशय होता है ना, जो थैलीनुमा संरचना होता है, उसकी बात की गई है कि इसके अंदर पेप्सिन और HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है, और म्यूकस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन में मौजूद बैक्टीरिया को मारता है। जो एसिड मेनली क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। वैसे ही हमारे जो फूड, मतलब जो हमारा भोजन होता है, फूड होता है, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको जो HCl है वो खत्म कर देता है और पेप्सिन को सक्रिय करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? जो हमारा पी से, आप याद रखिएगा, पेप्सिन और पी से प्रोटीन, तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाना शुरू करता है। और जो हमारा म्यूकस होता है आमाशय की दीवार को एसिड से बचाता है। तो यहाँ पर आपको तीनों की बात बताई गई है कि जो हमारा HCl होता है वो क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। जो हमारा पेप्सिन होता है वो क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। और देन हमारा जो म्यूकस होता है वो जो हमारा HCl है, जिसको यहाँ पर एसिड बोला गया है, तो वो क्या करता है कि म्यूकस हमारी जो आमाशय की जो दीवार होती है ना, जो हमारे आसपास जहाँ से वो सिक्रेट हो रहा है, उसको एसिड से बचाता है। कौन? म्यूकस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा आमाशय है उसका मेन वर्क क्या है। ठीक है, अब हमारी बात आती है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, अब जो यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है, इसको बोला छोटी आंत है, लेकिन यह हमारे जो आहार नाल है उसका क्या है? सबसे लंबा भाग है, लगभग 6 मीटर का। कितने मीटर का? 6 मीटर का। स्टूडेंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि हमारी जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। सो आपको ये याद रखना है कि हाँ, लगभग 6 मीटर होती है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसे? हमारी जो छोटी आंत है इसे। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा पार्ट है ग्रहणी, जिसको हम ड्यूडिनम बोलते हैं। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। यहाँ यकृत लीवर से, किससे? जो हमारा लीवर से पित्त जो बाइल होता है, और अग्नाशय यानी पेनक्रियास से अग्नाशयी रस पेनक्रियाटिक जूस आकर मिलते हैं। किससे? जो ग्रहणी होती है, यहाँ छोटी आंत का पहला भाग होता है। यह लीवर से, बाइल से और पेनक्रियास से अग्नाशय यानी पेनक्रियाटिक जूस आकर मिलते हैं। पित्त वसा जो फैट होता है को इमल्सिफाई करने में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है? इमल्सिफाई कर देता है जो फैट होता है उसको। कौन करता है? जो हमारा बाइल जूस होता है वो। उन्हें छोटे छोटे बंदों में तोड़ता है। और अग्नाशयी रस में विभिन्न एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाते हैं। क्या करते हैं? जो अग्नाशयी होता है हमारा, पैनक्रियाज होता है, वहां से जो पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं वो क्या करते हैं? विभिन्न एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और वसा को, इन सबको पचाने का कार्य करते हैं। सो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। अब हम इसमें सेकंड पॉइंट देखेंगे कि जोजिनम। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? ड्यूडिनम के बारे में पढ़ा कि वो ड्यूडिनम क्या होता है, वो क्या होता है और उसके कार्य क्या होते हैं। अब यहाँ पे 3 भागों में विभाजित किया गया है छोटी आंत को। तो सेकंड हमारा हो जाएगा जेजुनम। जेजुनम होता है, यह छोटी आंत का क्या होता है? मध्य भाग होता है। ठीक है, देन आ जाता है हमारा इलियम। इलियम यह छोटी भाग का अंतिम भाग होता है। सो आप सबसे पहले पढ़ लिए हैं ड्यूडिनम, देन जेजुनम, देन इलियम। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। ओके, अब जो छोटी आंत में पाचन पूरा होता है, क्योंकि यह अंतिम भाग होता है, यहाँ पर पाचन पूरा होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो छोटी आंत की दीवार में उंगली जैसी उभार होती है। क्या होती है? जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपने देखी होगी स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के इसमें प्रेजेंट होती है ना।
तो वो क्या होती है, उसमें एक उंगली नामक उभार प्रेजेंट होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी बात होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विली। ठीक है, जो उंगली टाइप की संरचना होती है ना, उसको हम विली बोलते हैं। विली पोषक तत्वों के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। मतलब जो भी हमारे पोषक तत्व है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, इसीलिए जो सरफेस एरिया होता है उसको जो विली होती है ना वो बढ़ाती है। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कि जो हमारी छोटी आंत होती है उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है और कैसे इनका यहाँ पर भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा बड़ी आंत के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। यह छोटी आंत से, जो छोटी आंत होती है उससे छोटी होती है। ठीक है, छोटी आंत से छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है। ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6 मीटर की होती है लेकिन पतली होती है, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो जो होती है वो छोटी होती है छोटे आंत से लेकिन चौड़ी होती है। आपने देखा होगा कि वो उसका स्ट्रक्चर चौड़ाई में दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है सिकम। जैसे छोटी आंत को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, वैसे यहाँ पर भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे 4 पार्ट्स यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। पहला है सिकम, यह बड़ी आंत का पहला भाग होता है। इसमें एक छोटी उंगली जैसी संरचना होती है जिसे अपेंडिक्स, ठीक है, आपने लास्ट में देखा होगा कि एक उंगली टाइप की संरचना होती है। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, देन आता है कॉलन, यह बड़ी आंत का मुख्य भाग होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये क्या है, कॉलन है, यह मुख्य भाग होता है। यह पानी और इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट जैसे ORS का घोल होता है उसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसको अवशोषित यानी एब्जॉर्प्शन करती है, और अपचित भोजन, जो हमारा भोजन पचता नहीं है, अपचित भोजन को मल फेसेस में बदलता है। कौन बदलता है, कॉलन, कॉलन की बात हो रही है। देन यहाँ पर मलाशय, मलाशय यानी रेक्टम, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। ठीक है, हमारे भाग देख लिए, वैसे इसमें भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग सिकम, देन कॉलम, देन रेक्टम। सिकम, कॉलन, मलाशय, रेक्टम। ठीक है, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है जो मल को अस्थायी रूप से, ठीक है, यहाँ पर भी स्थायी नहीं होता है मल, ठीक है, तो अस्थायी रूप से संग्रहित करता है यानी कुछ समय के लिए। देन लास्ट आता है गुदा यानी एनस, यह आहार नाल का अंतिम द्वार होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि जो रेक्टम होता है वो अंतिम भाग होता है, अंतिम पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर अंतिम द्वार लिखा गया है आहार नाल का, क्योंकि इसके बाद कोई द्वार नहीं होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है अंतिम द्वार होता है जिसके माध्यम से मल शरीर से एक्सट्रैक्ट आउट होता है। ठीक है, या फिर बाहर निकल जाता है। सो आपने पढ़ा बड़ी आंत के बारे में डिटेल्स में। अब हम देखेंगे जो हमारी सहायक पाचन ग्रंथियां होती है उनके बारे में। ठीक है, अभी हमने आहार नाल के कुछ टाइप्स पढ़े, अब सेकंड आ जाता है सहायक पाचन ग्रंथियां। इसके अंदर हम देखेंगे, इसको हम एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रंथियां आहार नल का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आहार नल का हिस्सा नहीं होती है क्योंकि हम जो आहार नल के जो भी पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल में एनएस तक डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर यह हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल है। सबसे पहला है लार ग्रंथियां, जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। ये लार का उत्पादन करती है, किसका करती है, सलाइवा का यानी लार का उत्पादन करती है, जिसमें एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे माउथ से जो लार निकलती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एमाइलेज। ठीक है, देन आ जाता है हमारा लीवर, यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो राइट ऑप्शन इज लीवर। ठीक है, ग्रंथि आपको लास्ट में ये भी याद रखना है कि ग्रंथि पूछी है या फिर बोन पूछी है, तो आपको ये वर्ड अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सो यहाँ पर बड़ी ग्रंथि की बात हो रही है तो लीवर। यह पित्त यानी बाइल का उत्पादन करता है, जो वसा यानी फैट के पाचन में मदद करता है। यकृत कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करता है, जैसे रक्त से विषाक्त पदार्थ, विषाक्त मतलब जो हमारे डेंजरस जो प्रेजेंट है उसके अंदर या फिर हार्मफुल कंपाउंड प्रेजेंट है उनको निकालना, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में रूप में संग्रहित करना। जो हमारा ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में उसको क्या करता है, ग्लाइकोजन एक पाथवे के थ्रू, जो एक पाथवे होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ग्लाइकोलिसिस उसको बोलते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, ये
जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करना, ठीक है, ये होता है लीवर के अंदर। देन आता है हमारा थर्ड पित्ताशय, यानी जिसको हम गॉल ब्लेडर बोलते हैं। यह यकृत के नीचे स्थित एक छोटा थैला होता है, ठीक है, किसके नीचे है, जो हमारा यकृत यानी लीवर है उसके नीचे, ठीक है, जो पित्त को संग्रहित और सांद्रित करता है। यहाँ पर आप संग्रहित मतलब समझिए स्टोरेज, और सांद्रित मतलब समझिए कंसंट्रेट, है ना, मतलब गाढ़ा टाइप का, ठीक है। सो कौन करता है, पित्ताशय, ये होता है हमारे पित्ताशय का वर्क, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में कि अग्नाशय क्या है। सो जो हमारा अपने गॉल ब्लेडर के बाद में यह आता है पेनक्रियास। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, क्या है, मिश्रित यानी मिक्स, ठीक है, इसमें बहुत सारी ग्रंथियां प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अग्नाशय रथ यानी जो पैनक्रियाटिक जूस है उसका उत्पादन करती है, ठीक है, कौन, पेनक्रियास। पेनक्रियास ही क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाने वाला एंजाइम होते हैं। अग्नाशय इंसुलिन, जो हमारा अग्नाशय होता है वो क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन भी बनाता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, किसको, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अग्नाशय इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन भी बनाता है, ठीक है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ये चीज आपको याद रखने वाली है। फिर है पाचन की प्रक्रिया। अब इसके अंदर, किसके अंदर, पेनक्रियास के अंदर पाचन की प्रक्रिया क्या क्या है। सो सबसे पहला है अंतग्रहण, ठीक है, या फिर इंजेशन बोलते हैं इसको, भोजन को मुंह में लेना, ठीक है। इंजेशन का मीनिंग ये होता है कि इंजेस्ट करना, तो इंजेस्ट मतलब मुंह में, जो भोजन होता है उसको मुंह में लेना, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतग्रहण। फिर अब हम देखेंगे सेकेंड वन है चबाना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेस्टिकेशन, ओके, दांतों द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। देन आता है स्वेलोविंग, जिसको हम बोलते हैं निगलना, भोजन को ग्रसनी से, कहाँ से, ग्रसनी से ग्रास नली में भेजना। देन आता है हमारा डाइजेशन, पाचन, भोजन को एंजाइमों द्वारा, किसके द्वारा, एंजाइमों द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। देन आ जाता है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, पचे हुए पोषक तत्वों को छोटी आंत की दीवार के माध्यम से रक्त प्रवाह में लेना। देन आ जाता है हमारा स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, जिसको अवशोषित पोषक तत्वों का शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाना। देन आ जाता है बहिक्षेपण यानी इंजेशन, मतलब इजेशन, सॉरी, अपचित भोजन को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालना। तो ये सब हमारे हो गए टाइप्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्राणी संपोषण जो होता है उसके महत्वपूर्ण चरण होते हैं। प्राणी संपोषण के निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरण हैं। अब हमने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया है, पर यहाँ पर एक शॉर्ट में समझाया गया है कि जो प्राणी संपोषण है उसके क्या क्या चरण है। सबसे पहला हमने देखा इंजेशन, भोजन को शरीर के भीतर आहार नाल में पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। देन आ जाता है हमारा डाइजेशन, ठोस, जटिल, बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा और जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा तरल यानी लिक्विड, सरल मतलब इजी और छोटे छोटे घुलनशील, अघुलनशील मतलब जो किसी चीज में सॉल्युबल नहीं है, है ना, और जो घुलनशील होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। सॉल्युबल अणुओं के निम्नीकरण को पाचन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार और आपको पाचन के बारे में समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। देन अब हम देखेंगे अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की, ठीक है, सोख लेना मतलब एब्जॉर्प्शन करना, सो सोख लेने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। देन आता है स्वांगीकरण। जो हमारा स्वांगीकरण होता है जिसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं, कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीवद्रव्य के संश्लेषण की प्रक्रिया या फिर संचित यानी जो स्टोरेज हुआ भोजन है हमारा, भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। देन हमारा आ जाता है बहिष्करण यानी इजेक्शन। मल के रूप में जो हमारा अपचा
भोजन है के गुदा यानी एनस द्वारा शरीर से बाहर त्याग करने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं। ठीक है, इजेक्शन बोलते हैं, या फिर आप इसको एक्सक्रीट आउट भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन ये जो हमारा एक हमने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि यह किस तरीके से हमारे पाचन तंत्र में यह प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख गुहा ओरल कैविटी। ठीक है, सो यहाँ प्रेजेंट है हमारे माउथ के यहाँ पर। देन जो लाल लाल ग्रंथियां होती है, लेरिंजियल होता है जो हमारे यहाँ प्रेजेंट है जस्ट ओरल कैविटी के नीचे। देन ग्रसिका यानी जो ईसोफेगस की बात की थी, ये हमारी ग्रसिका है। देन हमारा स्टमक आ जाता है, और स्टमक के पहले जो साइड में आ जाता है वो हो जाता है यकृत। फिर यकृत के ठीक नीचे आ जाता है गॉल ब्लैडर पित्ताशय। देन पैनक्रियास आ जाता है जो पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करती है। देन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है जो कि इसका बताया था मैंने 6 मीटर लंबी होती है। ठीक है, ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है। देन लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है हमारी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉलन। ठीक है, देन हमारा आ जाता है रेक्टम, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। देन आ जाता है गुदा। ठीक है, ये हमारा गुदा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे डायग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो पाचन की प्रक्रिया है उसके बारे में, कि जो हमारा पाचन की प्रक्रिया है उसमें खाना मुंह से डालने से पाचन शुरू होता है। ठीक है, जो खाना है मुंह में डालने से पाचन शुरू होता है। देन भोजन को पेट में पहुंचते ही यह अम्लीय रस के संपर्क में आता है। फिर यह छोटी आंत में जाता है जहां पित्त और अग्नाशय के रस से रासायनिक पाचन होता है। देन पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में होता है और अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में जाते हैं। अंत में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए मल के रूप में बाहर किया जाता है। ये एक इन शॉर्ट में आपको बताया गया है कि क्या मुंह से लेने के बाद में भोजन कैसे अवशोषित होता है, कैसे छोटी आंत में जाता है, देन कैसे बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, अब इस बात का जो निष्कर्ष है कि जो हम पाचन तंत्र हमारा पढ़ रहे हैं वह क्या है और हमने क्या देखा इसमें। सो पाचन तंत्र एक जटिल और अद्वितीय, जटिल मतलब कठोर और अद्वितीय मतलब इसके इस प्रोसेस के जैसा कोई नहीं, उसी को ही बोलते हैं अद्वितीय प्रक्रिया है, जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, क्या काम करता है, आवश्यक पोषक तत्वों को एब्जॉर्प्शन करता है यानी अवशोषित करने में, और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके बिना हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। अगर हम हमारे शरीर में डाइजेशन की प्रोसेस नहीं रहेगी तो जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, वो भी क्या होगी, स्वस्थ नहीं रहेगी। सो यह हमारा लास्ट में निष्कर्ष निकल कर आता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको निःशुल्क जो हमारा करंट अफेयर्स है, जितनी भी रिलेटेड जानकारी है, उनको पाने के लिए आप हमारा निःशुल्क चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारी पीपीटी को पीडीएफ के फॉर्म में पाने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।